पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दूसरे चरण की शुरुआत होगी कि नहीं? जैसा मीडिया में जानकारी मिल रहा है कि देश से बाहर, देशे से बाहर, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, हम नहीं जानते। लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपका बात जोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में अपनी यात्रा खत्म करके अब जल्द ही विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछ डाले हैं और कहा है कि आखिर क्या वजह है अचानक विदेश यात्रा पर जाने की और आने वाले समय में क्या उनकी यात्रा कब से और कहां से शुरू होने वाली है, साथ ही साथ उनके क्या एजेंडा रहने वाले हैं अगली यात्रा के, इसको लेकर भी सवाल पूछा है नीरज कुमार ने। उन्होंने कहा कि उनके नौकरी और भ्रष्टाचार का जो एजेंडा चला रहे थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी काम नहीं आया। उसका परिणाम ये हुआ कि तेजस्वी यादव को अपना मुरेठा और गमछा सब कुछ हटाना पड़ा और अब तेजस्वी यादव किस एजेंडा पर यात्रा करेंगे, ये सवाल है जो कि नीरज कुमार उनसे पूछ रहे थे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मंत्रियों को लेकर जो विज्ञापन छपा था अखबार में, उसको लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस बात का भी जवाब देते नजर आए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। दावा यही है कि सरकार हम बनाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए, उन्होंने कहा कि 17 महीने के कामों को ले जाइए। 3 लाख लोगों को नौकरी हम दिया, 5 लाख पद का सृजन हम करके आए, जातिगत गणना हमने कराया, आरक्षण हमने बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई आरक्षण बढ़ाने का हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार नौवीं अनुसूची में नहीं डाल सके कि कई मुद्दों को लेकर वो लगातार ये हैं कि अब सरकार 2025 में जब चुनाव होगा तो हमारा दूसरे चरण की शुरुआत होगी कि नहीं? जैसा मीडिया में जानकारी मिल रहा है कि देश से बाहर, देशे से बाहर, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, हम नहीं जानते। लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपका बात जोड़ रहे हैं कि हमारा क्या अपराध है सीमांचल में, हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम क्यों इससे मरहूम रह जाएं। दक्षिण बिहार के इलाके के लोग भी इस आशा देख रहे हैं। तो क्या माननीय तेजस्वी यादव जी, एजेंडा आपको तय करने का अधिकार है। ये सब एजेंडा आपका चल चुका 2024 के लोकसभा चुनाव में। नौकरी का जनादेश आया आपके खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप जनादेश आया आपका खिलाफ, और इसका रिफ्लेक्शन भी ये हुआ कि आपको अपना मुरेठा भी हटाना पड़ा और गमछा भी हटाना पड़ा। ये आपकी पार्टी के सांगठनिक स्वरूप में बदलाव भी हो गया, चेहरे में बदलने की कवायद भी हो गई। ये तो तय हो गया, अभी सब लोग जानता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी विलंब हुई नंदलाला, जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, उसके पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अगर आप आरक्षण बढ़ाए जाने के पक्षधर रहते तो हाईकोर्ट में आप इंटरवेनर बनते। हाईकोर्ट में तो आप इंटरवेनर बने नहीं। क्यों नहीं हाईकोर्ट में इंटरवेनर बने? भाई, हाईकोर्ट में जब मामला दाखिल हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल ने हलफनामा क्यों नहीं दायर किया? जब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, अब तब कह रहे हैं कि नौवीं अनुसूची में डाल दीजिए। तो किसको डाल दे नौवीं अनुसूची में? भाई, संविधान को नौवीं अनुसूची में डाल दीजिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कानून निष्प्रभावी है, तो उसको नौवीं अनुसूची में डालने की बात कहां से हो गई? ये तो मांग ही अतार्किक लगता है। नीतीश कुमार के हाथ से बिहार स्लिप कर गया। बिहार पर कोई नीतीश कुमार का नियंत्रण नहीं है। किसके हाथ चला गया? किसके हाथ? 34 करोड़ देवता में किनके हाथ है? किनके हाथ चला गया? अरे, आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे और बिहार की जनता को
एहसास है किसके हाथ चला गया? आपको कुछ इसमें मिला कि नहीं? कि आप खाली हाथ लौट गए? फिर 4 पर लॉक हो गए, अब 16 पर, अब 24 पर लॉक होइएगा 2025 में। यही हालात है। अब मिथिलांचल में ही विकास की बात कर रहे हैं। अरे मैथिली भाषा को तो बीपीएससी से निकाल दिया था लालू जी ने, नीतीश कुमार जी ने उसको शामिल कराया, और मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में अटल जी की सरकार में नीतीश कुमार जी के अनुरोध पर दिया गया। 1934 में भूकंप आया था, और कितना सरकार बिहार में बनते रही, राजनीतिक भूकंप आते रहा, लेकिन सहरसा जाने के लिए ब्रिज नहीं था। वो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही कोसी महासेतु बना। अब बताइए तो, हम इतना काम किए हैं। मखाना अनुसंधान के, मखाना जीआई टैग पता था? जीआई टैग किसको कहते हैं कोई जानता था बिहार में? तो हम इतना और अपना अपना गांव विकास पर देखिए, हम बार बार बोलते हैं, अपना अपना गांव, अपना घर के अगल बगल का जो गली बना है उसको देख के, बिजली जो जला है उसी को देख के विकास का पैमाना तय कर लीजिए। बड़ी भ्रष्टाचार का विज्ञापन दे रहे हैं। 5-5 गो मंत्री का फोटो, तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अब क्या है, कहाँ से पैसा आया, सोर्सेस ऑफ इनकम कुछ ना बताइए। भ्रष्टाचार का वो विज्ञापन है या शिष्टाचार का विज्ञापन, ये तो जनता को तय करने का अधिकार है, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब माननीय मंत्री जी को देना पड़ता है। इसके लिए तेजस्वी यादव जी आप तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हर एक साल अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं। संपत्ति में अगर वृद्धि हुई है या संपत्ति छिपा लिया है तो इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई भी सक्षम है। इसलिए इसको भ्रष्टाचार के रूप में आप अगर चिन्हित कर रहे हैं तो यह आपकी पार्टी भी विज्ञापन छपवाती है, आपका चेहरा दे करके आपके समर्थक भी छपवाते हैं, तो क्या वो भी भ्रष्टाचार का पैसा है? इसलिए बगैर साक्ष्य के इस ढंग के आरोप लगाना ठीक बात नहीं। करोड़ बिहार को नहीं मिला। अब इस पूरे मामले की खोज बिहार सरकार के अधिकारी कर रहे हैं और एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि भाई जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि अब नीतीश कुमार जवाब दे कि अब तो केंद्र में है, सत्ता में है, पावर में है, पैसा क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को वित्तीय प्रणाली की कितनी जानकारी है मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रांश का पैसा मिलता है और ये लगातार राज्य सरकार इस सवाल पर विधानमंडल में एक सार्थक बहस भी हुई कि भाई हमारी राशि तो बढ़ गई लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ गई। इसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो ये प्रधानमंत्री जी के नाम पर, लेकिन 100% पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए, लेकिन उसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी हो जाती है। जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना, तो ये तो मुख्यमंत्री राज्य का कोष का पैसा रहता है। तो ये सवाल पर मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो पैसे होते हैं वो हमारे आंतरिक राजस्व के अनुपात में दिया जाता है। हमारा राजस्व का वृद्धि होता है तब न मिलता है। बकाया नहीं दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, तो बकाया तो जो हमारे योजना विभाग के पदाधिकारी हैं वो मूल्यांकन कर रहे होंगे और ये लगातार संवाद चलते रहता है। 13 से 14 किस्तों में भारत सरकार पैसा देती है हर राज्य को। ऐसा नहीं कि कोई बिहार अपवाद का राज्य है, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो। तो अगर राज्य का तार्किक रूप से बकाया है तो निश्चित रूप से हमारे पदाधिकारी सक्षम है कि उनका अवलोकन कर करके अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। अलग